अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, 16 ग्रुप वाले पे। देखो ये क्वेश्चन था डाइमराइज वाला। ठीक है, डाइमराइज में देखो ये होता है N2O डाइमराइज क्यों हो जाता है? डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, मर का मतलब होता है पार्ट। ये दो पार्ट में, दो पार्ट आपस में मिक्स क्यों हो जाते हैं? ठीक है, तो जो N2O होता है, अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने आपको बताया था इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, तो घूमता रहेगा, ये तो कहेगा रिएक्शन कराओ रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो क्या होता है, एक दूसरा कंपाउंड भी आता है इसका दोस्त, यानी वही, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसलिए डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइज होके बन जाता है N2O4। तो रीजन क्या है उसका? इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक ये पूछता है, देखो ये पूछा हुआ है कोवैलेंस, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, 5 तो हो नहीं सकती है। तो N2 अभी मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये O बनाता है, फिर ये N बनाता है, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें देखो नाइट्रोजन की कितने कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी वो 4 ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ध्यान रखना N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम ही 4 होती है, 5 होती नहीं है। 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है। अब आते हैं हम नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड। अब ये ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड बहुत जगह पे आता है। ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, इसको हम बहुत जगह पे इसे यूज करते हैं। तो ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड होता क्या है? ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या होती है ऑक्सो एसिड की? कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक तो वो एलिमेंट कंबाइंड होना चाहिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। अगर वो कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया तो वो उसका ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड बोलेंगे हम इसे। ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट, जैसे मेरे को Cl है, मेरे को चाहिए Cl का ऑक्सी एसिड बना दो, तो HClO, बस ये भी ऑक्सी एसिड बन गया। यानी इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये एलिमेंट भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चाहे Cl हो, चाहे आप फ्लोरीन का चाहो तो फ्लोरीन का बना लो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट के अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक अलग एलिमेंट भी है तो उसे हम उसका कहते हैं ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही है हाइपोनाइट्रस एसिड, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, और ये नाइट्रोजन भी है, इसीलिए ये ऑक्सो एसिड हो गया। ठीक, नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड कौन सा? HNO, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये भी एक हिसाब से ऑक्सो एसिड कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन बनता कैसे है? पहला तो इसमें यही हो गया, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्लस माइनस, ये भी प्लस ये माइनस। तो आपको पता है कि प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस माइनस के साथ जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? HNO3 बना देते हैं, और ये दोनों यहाँ मिलके NaHSO4 बनाते हैं। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। चाहे आप NaNO3 को लो, चाहे आप KNO3 को लो, एक ही बात। अब सेकंड, इसमें ये वाली रिएक्शन है जो बहुत बार पूछी हुई है, ये इसकी कॉमर्शियल मेथड वाली रिएक्शन। इसमें से अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो, इसमें से ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में कई बार ये क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ है। इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। कई बार वो आपसे यही पूछ लेगा सिंपल सा कि नाइट्रिक एसिड के लिए जगह अगर हम लार्ज स्केल में बनाएंगे तो कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं? इसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसे हम कॉमर्शियल मेथड में नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। इसमें देखो ये प्लेटिनम या जो RH है, गॉस कैटलिस्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अमोनिया आपने लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराओगे तो ये बना देता है NO। तो ये बना देता है NO। ठीक है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, NO ऑक्साइड है,
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2, यहाँ पे -2। ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व होते हैं। अगर मैक्सिमम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने तो ऑक्सीडेशन स्टेट से वो सॉल्व होता जाता है। ठीक है, तो इसमें बन गया आपके पास NO पहला। दूसरा फिर क्या करोगे आप लोग सेकंड स्टेप में, NO फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये बना देता है 2NO2। अब यहां से आपको जितने अमाउंट में वाटर डालना है, अगर कंसंट्रेट करना है या डाइल्यूट करना है तो उस हिसाब से आप वाटर मिक्स करोगे और ये बना देता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार वो इस रिएक्शन को दो तरीके से दिखा देता है, किसी बुक में थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे NO दिखा, ये NO बन गया। अब ये NO दोबारा रिसाइकिल हो जाएगा, ये रिसाइकिल के लिए यूज हो जाता है, यानी आपको पहली बार ही मेहनत करनी होती है। तो कह सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ओस्टवाल प्रोसेस में जो रिसाइकलिंग के लिए काम आता है, तो रिसाइकलिंग के लिए जो काम आता है वो NO है। जब ये NO बनेगा तो ये बन गया, तो अब इसको बाहर क्यों फेंकना हमने, ये दोबारा इसे सप्लाई कर दो तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट उसे सेकंड वाले में डालो, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर NO2 बनाएगा, फिर NO2 वाटर में जाके HNO3 बना देगा और NO बनेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, रिसाइकिल होता चला जाएगा, तो ये रिसाइकिल होता जाएगा। तो ध्यान रखना, जो रिसाइकिल के लिए हम जिस एलिमेंट या कंपाउंड का यूज करते हैं वो इसमें है NO। और अगर आप जनरली लैब मेथड में यूज करोगे तो लैब मेथड के लिए 68% HNO3 को यूज करते हैं हम लोग। जो आपके पास लैब होगी उसमें जो HNO3 होता है वो 68% आपको मिलता है। ठीक है, और आप इसको 98% भी अचीव कर सकते हो अगर आपने इसमें क्या मिला दिया, ये H2SO4 मिला दिया कंसंट्रेटेड। तो इसका काम क्या है, डिहाइड्रेशन करना। तो ये वाटर डिहाइड्रेट कर देगा और इसकी परसेंटेज को चेंज कर देगा 68 से लेके 98 तक। ठीक है, अब इसमें आता है आपके पास नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 355.5 होता है। ये ज्यादा होता है हाई, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज एक्सपेक्टेड क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बना दिया इन्होंने HNO3 का। ये है NO, जनरली ये डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होता है और ये H के साथ लगा होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसने सिंगल फॉर्म में दिखाया हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर मॉलिक्यूल्स, प्लेनर होता है। और जैसे आप इसे वाटर में, क्योंकि एसिड तो है ही, तो एसिड का काम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड तो एसिड होता ही है, जैसे आप उसे वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, और NO3 माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो HNO3 है, उसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो H+ निकलेगा, ये वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन, इसे कहते हैं H3O+ मींस हाइड्रोनियम आयन। तो ये बन जाएगा और यहाँ से H निकलेगा तो ये NO3 माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसमें एसिड तो है ये, इसमें क्वेश्चन हमने परसों किया भी था कि अगर ये गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है। चलो उससे आगे करते हैं, ये दो रिएक्शन को याद कर लेना, क्योंकि ये दो रिएक्शन भी बोर्ड में कई बार कुछ बार पूछी होती है, कॉपर की और जिंक की। देखो कंडीशन क्या है कि एक बार HNO3 डाइल्यूट में लिखा हुआ है, एक बार कंसंट्रेट में लिखा हुआ है कॉपर के साथ। ऐसे ही जिंक के साथ भी क्या होता है, एक बार डाइल्यूट में लिखा हुआ है, एक बार कंसंट्रेट में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में, ये रिएक्शन बोर्ड में पूछी हुई है दोनों रिएक्शन। तो इसमें ध्यान रखना एक चीज का, कि जब भी कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन होगा तो एक गैस है जो फिक्स बनती है, उस गैस का नाम है NO2 गैस। तो वो यही कहता है, दो कंपाउंड लिखेगा उसमें गैस लिखता है जरूर। तो देखो जब भी कंसंट्रेटेड आपने यूज किया है कंसंट्रेटेड को,
जैसे ही कंसंट्रेट यूज करोगे तो NO2 गैस फिक्स है जो बनती ही बनती है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको पता है कि इससे नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, Zn की वैलेंसी 2, इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया। अगर कॉपर के साथ आप करोगे तो कॉपर के साथ क्या होगा, कॉपर के साथ भी इसी तरह की रिएक्शन होगी सेम। कॉपर के साथ भी यही होगा, कॉपर की वैलेंसी होती है 2, NO3 की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी यही बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। तो ये दोनों में ये तो फिक्स है, बनने ही बनने। मेन इसमें रोल होता है गैस का, ठीक है। ये तो दोनों के साथ बनेगा ही बनेगा, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो। मेन है इसमें गैस का रोल। तो अगर डाइल्यूट होगा तो बनता है NO, और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो बनेगा NO2। तो और यहाँ पे अगर Zn के साथ भी क्या होगा, Zn में अगर डाइल्यूट होगा तो डाइल्यूट के साथ N2O बनेगा, और अगर कंसंट्रेटेड होगा तो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड में तो मैंने आपको बता दिया था NO2 गैस बनती है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का फिक्स है, लेकिन अगर डाइल्यूट वर्ड आता है तो इसमें बनता है N2O। ध्यान रखना, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। और यहाँ पे NO बनता है। तो ये दोनों में अलग अलग है, तो ये याद कर लेना, क्योंकि ये भी बोर्ड में 2 या 3 टाइम्स क्वेश्चन ये पूछा हुआ है ZnO। इसके अलावा जो रिएक्शन है, अगर ये कोई भी नॉन मेटल यूज होता है, ध्यान रखना इसमें भी फिक्स है, ध्यान रखना। अगर कोई नॉन मेटल रिएक्शन करेगा HNO3 के साथ तो ये ध्यान रखो ये कंसंट्रेटेड ही होगा, ये डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता। नॉन मेटल है जो, नॉन मेटल डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें फिक्स है, आपको बताया था मैंने, कंसंट्रेट के साथ कौन सी गैस बनेगी, NO2। तो आपको एक तो फिक्स पता चल गया कि जो गैस बनेगी वो NO2 होनी चाहिए, तो ये याद कर लेना। देखो इतना तो आपका फिक्स हो गया कि NO2 बन रही है। अब ये जो मेटल होता है इसका ऑक्साइड एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है, इस मेटल का एसिड बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आयोडीन लिया आपने, आयोडीन का HiO3 बनता है, क्योंकि आयोडीन +5 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +7 नहीं होता, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर नहीं पता है तो उससे मुझे पूछ लेना। इसकी वजह से +5 ज्यादा होता है तो इसी का एसिड बनेगा, ठीक है, ये फिक्स है। ऐसी जैसे आपने कार्बन लिया तो कार्बन के लिए क्या बनता है, H3CO3, ठीक है, H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये सबसे वीक एसिड होता है, अगर आपको ध्यान हो, कार्बोनिक एसिड ये सबसे वीक एसिड होता है, तो ये जल्दी टूट जाता है। ये टूट जाता है CO2 और H2, बनता यही है, एसिड बनेगा, लेकिन ये वीक एसिड होता है, ध्यान रखना। दिस वन इज द वीक एसिड एंड इट डिसोसिएट CO2 एंड H2, ठीक। तो CO2 और H2 बनता है और ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ऐसे सल्फर के साथ होगा तो सल्फर के साथ तो आपको पता है, सल्फर के साथ रिएक्शन कराओ तो कौन सा एसिड बनेगा, H2SO4 बनेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऐसे अगर हम फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरस के साथ जो एसिड बनेगा वो कौन सा होता है, H3PO4 बनता है। तो कभी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो फिक्स है, एसिड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा, बस। तो आपको यही पूछेगा वो कि मेटल, नॉन मेटल कोई भी ले आए, कुछ भी ले आओ, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आर्सेनिक वगैरह, तो आपको पता है ये इसका एसिड बनेगा, गैस आपको पता है NO2 बनेगी, वाटर बनेगा ही बनेगा। तो आप अपनी तरफ से भी ये रिएक्शन को कर सकते हो। अब इसमें ये रिएक्शन नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में आपने किया होगा कि जो FeSO4 होता है ये फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेश प्रिपेयर्ड FeSO4 होगा, ठीक है। तो फ्रेश प्रिपेयर्ड FeSO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको आप अलग से बना दो। दूसरा कोई भी नाइट्रेट वाला ग्रुप ले लो, जैसे नाइट्रेट ले लिया आपने, और इसमें क्या मिलाते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में से रखा होगा अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में आपने इसको रखा होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इससे इसको इसमें डाल दो तो आपने देखा होगा एक ब्राउन रिंग टाइप के ऊपर बन जाती है यहाँ पे, इसे कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, क्योंकि ये जो ऊपर एक लेयर रिंग टाइप की बनती है इसे कहते हैं ब्राउन रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज मिक्स करी हमने, एक FeSO4 जो फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बाद वाला मत लेना क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में चेंज हो जाएगा,
इसीलिए कभी भी इसको मत लेना। किसको? 3 मतलब फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले वाले को मत लेना। पहली चीज ये हो गई। दूसरा नाइट्रेट वाला कोई भी ग्रुप ले लो। तीसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। इन तीनों को अगर आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है? ब्राउन रिंग बनता है। तो इस टेस्ट को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और ये किसके लिए यूज होता है? तो नाइट्रेट टेस्ट के लिए इसे यूज करते हैं। जिसके पास भी नाइट्रेट ग्रुप होगा वो ये टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और जो थ्योरी है उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें एक बार पूछ लेते हैं कंपाउंड कौन सा बनेगा ब्राउन रिंग टेस्ट में। ध्यान रखना, ये आया भी था मेरे ख्याल से, तो उसमें सही आपने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो ये आंसर है FeS2O, H2 का 5 और NO। ये वाला प्रोडक्ट बनता है। वो कहता है ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसको याद कर लेना। इसमें बनेगा FeS2O का 5 NO और 2+। ठीक है, तो ये भी आपका यहां से खत्म होता है। फास्फोरस आपके पास है नहीं, तो ये पहला स्टेप आपका नाइट्रोजन फैमिली का फिनिश होता है। इसमें से बताओ कोई ऐसी चीज जो आपको ना आई हो समझ में। बस ये चीज आपको समझ में आ गई तो 16, 17, 18 एक जैसे सिमिलर है, तो जल्दी हो जाएंगे। पहले इसमें से बताओ मुझे कोई ऐसी चीज जो आपको ना आई हो समझ में, या आपको कोई क्वेश्चन हो इसमें। हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें आया था एसर्शन रीजन में। ये वाला क्वेश्चन है, देखो। वो कहता है कि जैसे क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि अगर हमने उसे किसमें डिसॉल्व किया, HNO3 से, तो उसको अफेक्ट नहीं करता, वो डिसॉल्व नहीं होगा, खराब नहीं करता। जबकि हमको पता है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो अच्छी अच्छी चीज को बेकार कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन अगर हमने इसके मेटल को लिया है और इसमें इसको डालेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? इसमें इसका नो इफेक्ट। क्यों? तो इसमें क्या होता है कि जब भी ये जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये फॉर्मेशन करते हैं पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। ऑक्साइड कैसे? जैसे एल्युमिनियम को आपने रखा, तो जैसे एल्युमिनियम को आप रखोगे एटमोस्फेयर में, तो एल्युमिनियम तो हाईली रिएक्टिव होता है, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेता है? NaAl2O3। तो ये एक पैसिव ऑक्साइड बना लेता है अपने चारों ओर। ठीक है, तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये आपने सही आंसर दिया था आप लोगों ने भी। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो पैसिव फिल्म बना लेता है ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो ये जब ऑक्साइड बन जाएगी, अब इसमें कोई भी चीज रिएक्शन नहीं कर सकती, तो ये प्रोटेक्शन का काम कर देती है। ठीक है, होता क्या है कि जो भी चीज एक्टिव वाली होती है उसे हम लेते नहीं है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब ये रोकेगा, बाहर से अगर कोई भी चीज अटैक करेगी तो ये इस पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, ये एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आया था, आपको मैंने उसमें करवाया भी था। तो ये है आपका, तो क्रोमियम, एल्युमिनियम वगैरह होता है, ये डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो उसका रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो यहां तक में किसी को कोई डाउट आप में से, ये कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो? ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है आपका पी ब्लॉक का। तो 15 क्वेश्चन इसी पेपर से, चैप्टर से बनेंगे, कम से कम 15 से ऊपर ही बनेंगे। तो बताओ इसमें से कहीं कोई डाउट? थोड़ा सा टाइम है मेरे ख्याल से। अभी श्रुति आपको जाना है क्या आज? रिप्लाई करना यस नो। ओके, ठीक है, तो मैं आपको 16 भी बता देता हूँ क्योंकि टाइम 15 के बाद मुझे कहीं अर्जेंट काम से बाहर जाना है। तो अभी आपको आज और कल, अभी भी आपको पूरा टाइम है जितना भी आप पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहे। ठीक है, वो पूरा आप मुझे भेज दो कोई भी टॉपिक को, और कोई क्वेश्चन आंसर आपके पास है, कोई पेपर आपको सॉल्व करना है, कुछ भी चीज होगा आप मुझे भेज दो उससे। तो ये क्या होगा कि
मैं उसको अभी आपको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं अभी फ्री हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मुझे किसी जगह पे जाना पड़ेगा तो 4-5 डेज के लिए, ठीक है। तो वो चीज को हम अभी कवर अप कर लेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। मेन चीज क्या है, सिक्सटीन ग्रुप में क्या है कि पहले ग्रुप के मेंबर कौन कौन से, तो इसमें आता है ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। दूसरी चीज इसमें इस ग्रुप के मेंबर का नेम क्या है, देखो जो 15 ग्रुप के मेंबर है उसका नाम था, 15 ग्रुप के मेंबर का नाम था निकोजन, तो पी साइलेंट रहता है उसमें, निकोजन। इसका मतलब होता है सफोकेशन होना, सफोकेशन। और ऐसी जब 16 ग्रुप की बात आती है तो उसके मेंबर का नाम होता है कैल्कोजन, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, किसी में कुछ होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो इसका मतलब हो गया जो ओर होता है, ओर प्रोड्यूसर, ओर को जनरेट करने वाला। आपको पता है कि जितने भी ओर होंगे उसमें ऑक्सीजन तो होता ही होता है, ऑक्सीजन तो हर एक के साथ होगा, सल्फर होगा, ठीक है। तो ये ओर को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, यानी जो ओर होते हैं वो इसी से, इस ग्रुप से ज्यादा कंबाइंड, जैसे सल्फर वाले आपने देखे होंगे, सल्फर जितने भी मैक्सिमम है, जैसे ZnS हो गया, CuS हो गया, तो जितने भी और आपने पढ़े हैं क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो वो किससे है, ये 11th में भी 12th में भी हमने पढ़ा था। तो या ऑक्साइड वाले हो गए, Al2O3 हो गए, तो ऑक्साइड हो गया आपके पास, या सल्फाइड वाले हो गए। तो ऐसे वो कहता है कि जितने भी और हैं वो जनरली इस फैमिली से ज्यादा बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया है कैल्कोजन। इसका मतलब होता है ओर फॉर्मेशन वाले, ओर फॉर्मिंग, प्रोड्यूसर या फॉर्मिंग वाले, ठीक है। अब अक्रेंस में देखो कौन सी चीज कहाँ मिलती है आपको, तो ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा अमाउंट में है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हमारे पास, ये मोस्ट एबंडेंट है ऑक्सीजन हमारे पास अर्थ में, 46.6% बाई मास। अर्थ क्रस्ट का जो होता है 46.6% होता है, और जो एयर होता है उसमें 20.96% होता है ऑक्सीजन का। अर्थ क्रस्ट में देखो, अर्थ क्रस्ट में 46.6 और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। अर्थ का सबसे ज्यादा जो एबंडेंट है वो ऑक्सीजन है फर्स्ट नंबर पे, और जो एयर है उसमें सेकंड नंबर पे है। इसके बाद आता है इसके पास सल्फर है, सल्फर का तो बहुत कम होता है, 0.03 से 0.1% तक। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये नाम पूछ लेता है कई बार, इप्सम, इप्सम। तो इप्सम होता है, जैसे जिप्सम आपने सुना होगा क्लास 10th में, ऐसे इप्सम होता है MgSO4.7H2O, ऐसे जिप्सम होता है, जो जिप्सम होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो इसमें सब में सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, तो ये सल्फर के लिए ज्यादातर है, ठीक है ऐसे। तो ये BARYT, तो ये कई बार इसके अंदर से भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं उस चीज को, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना है, हो सकता है इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। पूछ लेता हूँ, एक बार पूछ लेता है तो वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गैलिना तो आपको पता है PBS होता है गैलिना, और इसके अलावा जिंक ब्लेंड ZnS, और ये कॉपर पायराइट्स, पायराइट्स वाला कहीं पे भी आएगा, Fe। सल्फर के लिए भी पायराइट्स यूज होता है, कॉपर पायराइट। तो ये आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, कई बार वो ये नाम दे देता है इप्सम की कौन सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। इसके अलावा बाकी इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें से, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, पहला ओल्ड स्टाइल से टेपो, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई दी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो साइज, और चाहे कोवलेंट हो, एनिक साइज में फिक्स होता है, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा,
साइज इंक्रीज होगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। साइज वाले में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शनल है, बस ध्यान रखना। ईजीई में इसमें बड़ा एक्सेप्शनल केस है। ईजी क्या होता है, वैसे आपने सुना होगा कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, यानी ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए था, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था इस सीक्वेंस में। लेकिन होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है ये सबसे लास्ट में चला जाता है, ध्यान रखना इसको, फिर ये लर्निंग पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चले जाता है, ये क्या, यानी सल्फर सबसे हाईएस्ट, फिर Fe, फिर Te, फिर PO पोलोनियम, और ऑक्सीजन को होना चाहिए था नंबर 1 पे, लेकिन ऑक्सीजन चले जाता है सबसे लास्ट पे। रीजन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन होता है छोटा साइज होता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो क्या होगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस की पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और होना चाहिए था इसे नंबर 1 पे, और पहुंच जाता है लास्ट पे, ठीक है। तो ये आपको एक्सेप्शनल केस है जो याद करना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई वो नहीं है तरीका। तो ऑक्सीजन लास्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी, होनी चाहिए थी सबसे ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास होती, क्योंकि छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल पास पास होगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, और इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन ईजीई होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सबसे लास्ट हो जाती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सेम है सीक्वेंस। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमारे पास कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो सेम रीजन है, इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है हमारे पास। डेंसिटी है जो आपका, डेंसिटी में तो मैंने आपको बता दिया, पूरी बुक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता डेंसिटी के लिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, डेंसिटी का कोई फिक्स पॉइंट है, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। थोड़ा सा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होगा, तो होना चाहिए था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम और पोलोनियम। पर क्या होता है, पोलोनियम स्लाइटली लेस हो जाता है टीई से, यानी टीई का हाईएस्ट हो जाता है, बस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम पोलोनियम को हटा दें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। लेकिन अगर आप पोलोनियम को देखते हो तो पोलोनियम के कंपैरिजन में टीई का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बस यहाँ पे अगर आपको लास्ट में याद करने की जरूरत है, अदरवाइज इसमें सेम सीक्वेंस है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि कौन कौन से शो करेंगे, तो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है -1 -2 और +1 +2। बाकी जो होते हैं, बाकी जितने भी 16 ग्रुप के मेंबर होते हैं वो +2 +4 +6 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टीज होगी। तो इसमें जो एक्सेप्शनल केस है उसे थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका क्वेश्चन दे दिया तो वो टिपिकल वे में आपको याद करना पड़ेगा। बाकी का जो सेम है उसको आप याद ना भी करो, क्योंकि आपको पता है एनएसएन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, सबके साथ वही केस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये फिक्स है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है हमारे पास, ये भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो जो चीज सिंपल है वो तो आपको पता है कि सिंपल जो ट्रेंड चलता है उसी अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें कौन सी चीज है जो डिफरेंट वाली है वो थोड़ा आप याद कर लोगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये आपका ये पोर्शन भी खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। इसमें देखो एक क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे कि जो एलिमेंट होता है 16 ग्रुप का, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है 15 ग्रुप के कंपैरिजन में। यानी देखो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन वो कह रहा है 15 ग्रुप का ज्यादा होता है, 16 का कम हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक्सेप्शनल हो गया। तो क्यों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? जो 15 ग्रुप का मेंबर होता है
उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाता है 16 से, जबकि होना चाहिए था 16 का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो इसका कोई आंसर है आपके माइंड में? इसमें लॉजिकल क्वेश्चन को ही आपको ज्यादा जाना होगा, यानी जितने भी आपके पास एसर्शन रीजन होंगे वो पी ब्लॉक से ज्यादा आएंगे। तो कोई आंसर? नो आंसर। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इसका आंसर है कि जो 15 ग्रुप मेंबर होते हैं ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाले होते हैं, हाफ फील्ड। और आपको पता है कि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जो 15 ग्रुप होते हैं उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 वाले से ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और जो हाफ फील्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाफ फील्ड की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 15 ग्रुप मेंबर यानी नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ऐसे फॉस्फोरस का किससे ज्यादा होगी, सल्फर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस आ गया। इसके बाद आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट है, एक बार आप इसे पढ़ना और आगे, और हम इसको कल एक टाइम लेके, क्योंकि कल भी मेरे ख्याल से आपको सब जगह छुट्टी रहेगी, स्कूल की तो छुट्टी है ही, तो कल हम इसे फिनिश कर देते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को ज्यादा करना है आपने। ठीक है, और मैं सोचता हूँ प्रीवियस ईयर का भी एक बार लाऊं क्वेश्चन को, क्योंकि जो बोर्ड देगा आपको तो प्रीवियस ईयर को मिक्स करके दे सकता है वो। ठीक है, तो मैं इसके प्रीवियस ईयर को भी आगे आपको भेजता हूँ। फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट टू हैं ये तो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड टू होते हैं ये होते हैं मेटल वाइट, और जो लास्ट होता है ये लगभग ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव होता है। तो फर्स्ट टू, और इसमें से भी जो ऑक्सीजन होती है वो गैस होती है, बाकी ये किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, बाकी के सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ये गैस स्टेट में होता है क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है। देखो जो सल्फर होता है वो S8 के फॉर्म में होता है, Se भी S8 के फॉर्म में होता है, Te भी Te8 के फॉर्म में होता है। तो मैंने कहा था साइज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। केवल यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी वो गैस फॉर्म में होती है, बाकी सॉलिड स्टेट में होते हैं सबके सब। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट। अब है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी हमने डिस्कस किया था कि -2 क्यों करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है या कोई भी ग्रुप होता है इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, 2 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसीलिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये शुरू से लास्ट तक -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 क्यों करते हैं शो, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सल्फर का करेंगे हम लोग, तो सल्फर के लास्ट में आप देखोगे कि जो 2p4 होता है इसके लास्ट में, यानी np4 होता है और ns2 होता है, तो sk2 हो गए, लेकिन 1 2 3 एंड 4, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन टेक ए इलेक्ट्रॉन और लूज अ इलेक्ट्रॉन। तो ये -2 और +2 इट कैन शो -2 आइदर -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो सल्फर या कोई भी ग्रुप होगा वो -2 और +2 का मेन रीजन क्या है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। इसके बाद फिर +4 क्यों करता है ये शो, +4 का मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें D4 है आपके पास 1 2 3 4,
और इसके पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। तो जैसे आप इसको और हीट देते हो तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए 3 को कभी भी शो नहीं करेगा। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कभी भी शो नहीं हो सकती है, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4 है इसीलिए 4 शो कर रहा है। एस के यहाँ पे भी फिल है। 6 क्यों करता है? क्योंकि ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है, इसीलिए तो डी पाई पी पाई बना लेता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी डी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो +6 शो होगी। तो +6 ये हो गई, +4 ये हो गई, और ये +2 या -2 हो गई। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर फिर ये है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि जैसे मैंने कहा TeCl6, तो आप देखते ही बता दोगे ये तो पॉसिबल नहीं है, हाईली नॉट पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल या अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। क्यों है? क्योंकि Te तो +6 दिखाई नहीं सकता है, लास्ट वाला ग्रुप है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप देखते ही बता दोगे तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें TeCl4 स्टेबल होगा, TeCl6 स्टेबल नहीं होगा। तो ये स्टेबिलिटी को ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, क्योंकि यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +4 है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। अब आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो तो अलग है, और इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आना अलग है। इसी के बेस पे मैं आपको कई क्वेश्चन पूछ दूंगा जो आपका आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट को ही करेगा। तो ये +6 होता है जो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है यानी पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव हो गया। इसके अलावा Te के लिए +6 क्या होता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल, वो शो ही नहीं कर पाएगा उसे ठीक है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो दोनों का रीजन सेम है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये टाइम खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए चलो इतना ही बहुत है, आप देख लेना, और जो चीज नहीं आती मुझे पूछ लेना आप। ठीक है, अभी चाहे मुझे आप जब भी मैसेज करो, और जो जो चीजें आपकी लैक है उसे मुझे करना, मैं आपको इसी बीच में 1 2 3 डेज में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आगे के लिए आपका कोई भी चीज लेफ्ट ना हो, फिर आप उसे रिवाइज करते रहो। बस रिवीजन रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑफ कर रहा हूं मैं मीटिंग अभी। ठीक, बाय बाय, क्योंकि टाइम खत्म ही हो गया लग। तो आज के लिए इतना बहुत है। टाटा, बाय बाय।